हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वरुण जैन एंड वेलकम टू वीजेसी ग्लोबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट आईसीएआई ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑन द न्यू कोर्स। आईसीएआई की कुछ रेगुलेशंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988, उसमें अमेंडमेंट आ रही है जिसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर, करंट स्टूडेंट्स के ऊपर या अपकमिंग स्टूडेंट्स के ऊपर या सीए कोर्स के ऊपर कह सकते हो आप, काफी मेजर पड़ने वाला है क्योंकि सीए कोर्स ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। ठीक, लेकिन अभी ये रेगुलेशंस ड्राफ्ट है, आईसीआई ने प्रपोज करी है रेगुलेशंस, इनका कोई भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंफर्म्ड है। ठीक, 90% तो ये चेंजेस एज इट इज रहेंगे, लेकिन आईसीआई ने अभी इसे ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया। अभी एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया है, लेकिन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में इसको नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन आईसीआई अपनी वेबसाइट पे कब अपलोड करेगा वो सब बातें मैं अभी आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर मिलेगी। देखिए जी, आप गूगल पे जाएंगे, यहां पर बस आप टाइप कर दीजिए ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट। ठीक, ऑफिशियल गैजेट पे जाएंगे तो एक ई गैजेट के नाम से आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी, ई गैजेट के नाम से, ये दिख रही होगी आपको, ई गैजेट के नाम से। इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके मोदी जी सामने आ जाएंगे। स्किप टू द मेन कंटेंट, ओके। और उसके बाद आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे, जो सर्च दिख रहा है ना, थर्ड आपका ऑप्शन सर्च, इस पे क्लिक किया आपने और यहाँ पर आप सर्च बाय नोटिफिकेशन डेट में जाकर कर सकते हैं। 2 जून की नोटिफिकेशन है तो मैं एक डेट डाल देता हूँ कि भाई 1 जून से लेकर 2 जून तक जितनी भी नोटिफिकेशन आई है वो दिखा दो मैं। ठीक, तो इन्होंने दिखा दी। तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगी, ये देखिए 5th नंबर पे दिख रही है आपको नोटिफिकेशन। ये जो 5th नंबर पे दिख रही है ये किसकी है सर? आईसीएआई की नोटिफिकेशन है। फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ सर्टेन रेगुलेशन फर्दर टू अमेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन। आई होप आप देख पा रहे हो। बस इसका यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 जून को कल ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। मैंने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखी है और इस पर कुछ वर्किंग भी करी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए जी, ये नोटिफिकेशन है आपकी। ठीक, ये आपकी नोटिफिकेशन है। कब नोटिफिकेशन आई है जी? 2 जून 2022 को। ठीक, आईसीएआई की नोटिफिकेशन है और ये एक ड्राफ्ट है। ये क्या है? एक ड्राफ्ट है टू अमेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988। सर सीए रेगुलेशंस में क्या क्या होता है? इनमें ना कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि कह सकते हो कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, फाउंडेशन इंटर फाइनल में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या है, आर्टिकलशिप का क्या क्राइटेरिया होता है, स्टाइपेंड के क्या रूल्स हैं, एग्जामिशन के क्या रूल्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के क्या रूल्स हैं, टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकलशिप के क्या रूल्स हैं, ट्रांसफर लेने के क्या रूल्स है। ये सारी चीजें आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन में लिखी होती है। तो कभी आपके पास टाइम हो, जैसे अभी आप एग्जाम से फ्री हो, तो आपको ये रेगुलेशन जरूर रीड करनी चाहिए। ये रेगुलेशन रीड करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आपको सीए कोर्स के बारे में और बेहतर जानकारी मिलेगी। डेफिनेटली आपको ये रेगुलेशन रीड करनी है। ये तो जस्ट इन्होंने प्रपोजल्स बनाए हैं, ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने हर पॉइंट के ऊपर ना कुछ वर्किंग कर रखी है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये आपके क्या है सर? एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस है। ये आपकी ड्राफ्ट रेगुलेशंस है। पब्लिक कमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड व्हेन आईसीआई स्पेसिफाई। अभी आईसीआई थोड़े टाइम में स्पेसिफाई कर देगा, इसको ये अपनी वेबसाइट पे डाल देगा और पब्लिक के कमेंट्स के लिए इस नोटिफिकेशन को डाला जाएगा। और जैसे मेंबर्स हैं, मेंबर्स के कमेंट्स लिए जाएंगे, मेंबर्स ऑफ द अदर कॉमर्स बॉडीज उनके भी कमेंट्स लिए जाएंगे। और ये कमेंट्स लेने के बाद आईसीआई उन कमेंट्स को, उसकी जो कमेटी है उन कमेंट्स को रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद एमसीए इस रेगुलेशन को नोटिफाई कर देगी, तभी आपकी फाइनल रेगुलेशंस आ जाएंगी। तो ध्यान रहे सर, अभी मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रपोज्ड चेंजेस है। इसमें अभी भी फेरबदल हो सकता है, जिसके चांसेस अभी कम है। फेरबदल अब मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बट अभी पब्लिक कमेंट्स देगी, उसके बाद आईसीआई को अगर कुछ लगेगा तो वो चेंजेस कर सकती है। तो जो चेंजेस फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल सारी चीजें होने के बाद दोबारा हम बैठेंगे और एक एक रेगुलेशन को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए जो प्रपोज चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। नोटिफिकेशन वैसे तो जाओगे सर, पहले हिंदी में लिखा होता है फिर इंग्लिश में होता है, 10-12 पेजेस की नोटिफिकेशन है। आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने इसमें से जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट पॉइंट है वो निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो एक एक करके रेलेवेंट पॉइंट पर आते हैं। तो देखो जी, सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि सर आईसीएआई क्या कहता है?
provided a person who has completed his practical training under regulation 54AA shall not be entitled to have his name in the enter of register of members until and unless he has fulfilled the additional eligibility criteria specified by the council from time to time. इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई एक बंदे ने आर्टिकलशिप पूरी कर ली, फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद मेंबरशिप लेने के लिए अगर आईसीएआई फर्दर कोई रूल्स निकालता है तो उस पर्सन को वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो आईसीआई का मेंबर बनेगा। ये एक बेसिक छोटी सी बात है, ठीक, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। आगे के ये 3 पॉइंट रेलेवेंट है। अच्छा, मैं आपको बेयर पॉइंट्स नहीं पढ़ के दिखा रहा क्योंकि अदरवाइज तो हम बहुत टाइम कंज्यूम कर देंगे। मैं आपको जो मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं इसका मैंने ब्रीफ में एनालिसिस कर रखा है यहाँ पर, तो वो मैं आपको एनालिसिस समझाऊंगा। बाकी दोबारा मैं बता रहा हूं, मैंने भी एक ही बार इसकी रीडिंग करी है। आप जब टाइम मिले आपको तो दोबारा आप इन पॉइंट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और अगर मेरी तरफ से कोई गलती रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आपने ये गलती करी है, क्योंकि मैंने अभी एक ऊपर से इसकी थोड़ी फास्ट रीडिंग दी है और मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है जी, अब देखो क्या है ये पॉइंट। जैसे ये पहले 3 पॉइंट्स है, पहली रेगुलेशन है, इसके ऊपर आईसीआई का क्या कहना है? इसके ऊपर आईसीआई कहता है कि सीओपी जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो कब मिलेगा? ये मिलेगा सर ओनली आफ्टर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अंडर एफसीए इन प्रैक्टिस एंड फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स 5 इयर्स क्राइटेरिया। क्या कहता है वो? ये कहता है अगर कोई पर्सन, अच्छा पहली चीज तो ये ध्यान रख लेना कि ये जो रेगुलेशंस है ये नए स्कीम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एग्जिस्टिंग वालों की भी बात करी गई है, लेकिन एग्जिस्टिंग वालों की बात इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये कन्वर्जन, ये कहते हैं ना ट्रांजिशन प्रोविजंस की बात करी गई है। लेकिन ये पूरी की पूरी रेगुलेशन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ये किस पे लगेंगी? आपकी नई स्कीम में जो बच्चे रजिस्टर होंगे उनके ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है जी, तो क्या कहता है वो पॉइंट कि नई स्कीम वाले बच्चा 2 साल की उन्होंने आर्टिकलशिप करी, 2 साल का इन्होंने पीरियड स्पेसिफाई किया, 2 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद एग्जाम देने के बाद अगर वो सीओपी लेना चाहता है तो सीओपी लेने के लिए उसे पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एफसीए इन प्रैक्टिस के अंदर एक्सपीरियंस लेना होगा, वर्क एक्स लेना होगा। ठीक सर, अगर मान लो कोई पुरानी स्कीम का स्टूडेंट है, 3 साल की उसने ट्रेनिंग वगैरह कर ली, ठीक है जी, 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अब वो अगर सीओपी लेना चाहता है, क्या उसे भी दोबारा 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। उसमें इन्होंने क्या पॉइंट दिया है? वो कहता है provided that requirement of 1 year post qualification work experience shall not be applicable for a member who has worked for a minimum period of 1 year with a fellow chartered accountant in practice immediately preceding 5 years from the date of making such application। क्या कहता है कि भाई आपने मान लो पुरानी स्कीम में आपने ट्रेनिंग करी, वही 3 साल की आपने ट्रेनिंग करी और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया फाइनल का, अब आप सीओपी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो आईसीआई चेक करेगा कि जिस दिन आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसके इमीडिएटली पिछले 5 सालों में क्या आपने 1 साल एफसीए इन प्रैक्टिस के अंडर काम किया है। सिंपल सी बात है कि भाई जिस दिन आप सीओपी के एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसके प्रीसीडिंग 5 इयर्स में, पिछले 5 साल में वो चेक करेगा कि क्या आपने एक एफसीए इन प्रैक्टिस के अंडर 1 साल काम किया है। सिंपल सी बात है कि जो आपका 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड है उसमें 1 साल आप एफसीए इन प्रैक्टिस के अंडर काम करोगे। वो तो सर सभी करते हैं, वो तो सभी करते हैं। आप जो आर्टिकलशिप करते हो वहां पर आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 90% एफसीए इन प्रैक्टिस होगा। ठीक, तो वो आपके लिए इतनी रेलेवेंट बात होगी नहीं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। नए वाले बच्चों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2 साल का आर्टिकलशिप पीरियड है, उनके लिए क्राइटेरिया बनाया इन्होंने कि सीओपी लेने के लिए आपको 1 साल एफसीए इन प्रैक्टिस के अंडर काम करना पड़ेगा। तो ये तो पॉइंट ये कहता है, रेगुलेशन ये वाली इस चीज के ऊपर है। आगे देखते हैं, फिर इन्होंने कुछ यहां पर कुछ बातें करी हैं। इन सारी बातों का मैंने यहां पर क्रक्स निकाला है। फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात है। क्या कहता है? फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन है अब आप 10th पास करके भी ले सकते हो। मतलब आपने 10वीं पास करी, 10th पास करने के बाद आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हो। अभी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक, एग्जिस्टिंग फाउंडेशन कैन कन्वर्ट टू न्यू, कि भाई कोई बंदा है जिसने फाउंडेशन कोर्स में पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था अंडर ओल्ड स्कीम, तो वो नई स्कीम में कन्वर्ट कराना चाहे तो वो नई स्कीम में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की इन्होंने वैलिडिटी डाली है कि एक बार आपने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया तो वो वैलिड रहेगा अप टू 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन। कि भाई जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या आपने अपने आप को कन्वर्ट कराया, हो सकता है सर कन्वर्जन में वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मिले, इसके बारे में भी कुछ बात नहीं करेंगे लेकिन लेंगे जरूर। ठीक है जी, तो जिस दिन आपने अपने आप को नई स्कीम में रजिस्टर कराया या पुरानी से आप नई स्कीम में आए हो तो वहां से आपका जो रजिस्ट्रेशन है नई स्कीम में अगले 4 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। तो भाई 4 साल तक अगर आप किसी बच्चे का फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सीए फाउंडेशन कोर्स। ये पॉइंट है, ध्यान से।
और मैक्सिमम फीस इन्होंने सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन की कितनी रखी है सर? 25,000। इससे ये पता लगता है सर इंस्टीट्यूट फीस बढ़ाने वाला है, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ा देगा। हर लेवल पे इन्होंने क्या करा है, मैक्सिमम फीस का क्राइटेरिया डिसाइड किया है, रजिस्ट्रेशन फीस का भी और एग्जामिनेशन फीस का भी इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो इंस्टीट्यूट फीस बढ़ाने वाला है। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट से खफा इसलिए हूं कि उन्होंने अपनी फीस तो बढ़ा दी, लेकिन बच्चों के स्टाइपेंड के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सोचा है लेकिन ज्यादा नहीं सोचा, ठीक। तो यहां पर मेरे हिसाब से स्टाइपेंड को लेकर इंस्टीट्यूट को दोबारा वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है जी। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम फीस जो रहेगी 25,000 रहेगी। अभी फाउंडेशन की फीस जो रजिस्ट्रेशन होती है मेरे ख्याल से 90 to 100 के आसपास होती है। तो अब ये 25,000 मैक्सिमम फीस बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो कि फीस बढ़ेगी, ठीक है जी। खैर जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये तो रजिस्ट्रेशन की बात आ गई। अब आता है सर फाउंडेशन की तैयारी के ऊपर। वो कहता है एग्जाम वगैरह देना या तैयारी वगैरह करना, इसके ऊपर उन्होंने कुछ बात करी है कि स्टडी पीरियड जो रहेगा फाउंडेशन एग्जाम का, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 4 मंथ्स होना चाहिए ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जाम इज हेल्ड। यानी कि जिस महीने में एग्जाम होने हैं, मान लो नवंबर में एग्जाम होने हैं या जून में एग्जाम होने हैं या दिसंबर में, जब भी एग्जाम होने हैं उससे पिछले 4 महीने का, मतलब उसकी पहली तारीख से पिछले 4 महीने का आपका स्टडी पीरियड रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा जून में एग्जाम देना चाहता है, लेट्स से एक डेट पकड़ के चलते हैं, जून 2023 में अगर बच्चा एग्जाम देना चाहता है, ठीक, तो जून 2023 में एग्जाम होंगे, लेट्स से जून के एंड में होते हैं, ठीक। तो 1 जून से पिछले 4 महीने का आपका स्टडी पीरियड होना कंपलसरी है। मतलब 1 जून से आप पिछले 4 महीने लगा लो तो हो जाएगा उल्टा, चलो मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी हो गया, यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल में ये 4 महीने का आपका स्टडी पीरियड होना चाहिए। यानी कि फेब से पहले, 1 फेब से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर गिविंग एग्जामिनेशन इन जून 2000, जून अटेम्प्ट, ठीक। ये जून की बात होगी और ऐसे ही आप नवंबर का भी कैलकुलेट करके चल सकते हो, ठीक। तो यहां से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है, ठीक है जी। अब यहां से एक पॉइंट निकल के आ गया कि जो 12th अपीयर्ड स्टूडेंट है ये फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले क्राइटेरिया क्या है, जो अभी तक क्राइटेरिया ये चल रहा है कि आप फाउंडेशन के एग्जाम के लिए तभी एलिजिबल हो जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा और आप 12th में पास हो जाओगे। नाउ दे हैव मेड अ क्राइटेरिया कि अगर किसी बच्चे ने 12th में अपीयर कर लिया है तब वो अपना फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है। यानी कि जून वाला अटेम्प्ट जो 12th क्लास का बच्चा होगा, लेट्स से 22-23 के बैच के जो 12th के बच्चे हैं, वो जून 2023 में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर मान लो जून में एप्लीकेबल होता है ये नया कोर्स तब, ठीक है जी, तो वो जून में भी एग्जाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 4 महीने का उनका स्टडी पीरियड होना चाहिए, ठीक है जी। और जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन फीस इन्होंने रखी है वो रखी है 10,000 रुपए। अभी तो मेरे ख्याल से आई थिंक 1000 या 1500 होगी। अब इन्होंने मैक्सिमम फीस 10,000 डाल दिया, तो यानी कि ये एग्जामिनेशन फीस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर ये फीस बढ़ सकती है। ये सर एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया हो गया। नाउ आता है इंटरमीडिएट की। अगर मैं बात करूं, ये फाउंडेशन की बात होगी, अब आता है इंटरमीडिएट की बात करी जाए तो सर इंटरमीडिएट में क्या कहते हैं कि सर ग्रुप सिस्टम एग्जिस्ट, ग्रुप सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। जैसे ग्रुप सिस्टम चल रहा है वैसे ग्रुप का सिस्टम रहेगा। सब्जेक्ट्स को इधर उधर करने की बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी कि भाई सब्जेक्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप सिस्टम रहेगा। हालांकि मेरा ये रिकमेंडेशन था कि ग्रुप सिस्टम हटा दो, एक ही बारी में अगर 6 पेपर ये रख रहे हैं तो एक ही बारी में 6 पेपर ले लो, काम खत्म करो। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई ग्रुप सिस्टम रहेगा, ठीक। और इंटरमीडिएट के एडमिशन के लिए आपको फाउंडेशन पास करना है एंड 12th का एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि फाउंडेशन पास हो गया और 12th में आप कोई बच्चा रह गया तो वो इंटरमीडिएट में एडमिशन नहीं ले सकता, उसको 12th भी क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक। तो ये तो बात होगी सर फाउंडेशन रूट से अगर कोई बच्चा रहा है। अगर मान लो सर, अच्छा, एग्जिस्टिंग फाउंडेशन स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर टू इंटरमीडिएट न्यू कोर्स। अच्छा, मान लो अगर आप किसी बच्चे ने फाउंडेशन कोर्स जो है वो पुरानी स्कीम में क्लियर किया, तो क्या वो इंटरमीडिएट का नई स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है? करवा सकता है। और कन्वर्जन भी कर सकते हो, कन्वर्जन अलाउड। मतलब अगर आप पहले से ही इंटरमीडिएट की ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आप इंटरमीडिएट की न्यू स्कीम में भी जा सकते हो। सर उसमें अगर मान लो मेरा कोई पेपर क्लियर हो गया है या पहले वगैरह वगैरह, उसकी बातें आगे हैं, वो बातें भी हैं, कुछ आगे देखते हैं। आगे आते हैं, अब आता है डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए। यहां पर इन्होंने काफी चेंजेस करे हैं, अच्छे चेंजेस भी हैं ये। वो कहते हैं डायरेक्ट एंट्री फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट एग्रीगेट मिनिमम 55%। पहले 50% होता था, अब इन्होंने 55% डाल दिया। मतलब अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो और आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हो तो यहां पर आपके जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे, कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हो तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके मिनिमम 55% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक। प्लस एक और क्राइटेरिया उन्होंने डाला कि आपके
किसी भी 3 पेपर में, अभी पेपर स्पेसिफाइड है, उनमें से किसी भी 3 पेपर में आपके मिनिमम 50 मार्क्स ईच होने चाहिए। यानी कि जो भी पेपर स्पेसिफाइड है उसमें किसी भी 3 पेपर में आपके 50 मार्क्स, कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, और तीनों पेपर का जो एग्रीगेट है वो 100 मार्क्स भी आपका होना चाहिए। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया। अब वो कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिसमें वो 50 मार्क्स मिनिमम मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं इनमें से कोई भी 3 पेपर सिलेक्ट कर लो, जैसे कि आपका अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, मर्केंटाइल लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एफएम, टैक्सेशन इंक्लूडिंग डीटी एंड आईडीटी, कॉस्टिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अदर सिमिलर टाइटल ऑफ पेपर एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अभी इसमें थोड़ा बहुत और फेरबदल हो सकता है। तो वो कह रहा है कि इन सब्जेक्ट में से किसी भी 3 पेपर में आपके 50 नंबर से ऊपर, 50% से ऊपर हर पेपर में होने चाहिए, और तीनों पेपर का एग्रीगेट आपका 100 मार्क्स होना चाहिए। ये क्राइटेरिया डाला है, और ओवरऑल जो क्राइटेरिया उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए डाला है वो डाला है 55%। ठीक है जी, तो डायरेक्ट एंट्री में फेरबदल है। अगर कोई नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने कितना रखा है? 60%। मान लो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई बीए वगैरह करके सीए कोर्स इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन लेना चाहता है, तो बीए में उसका जो मिनिमम एग्रीगेट है वो कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। वहां पर इन्होंने कोई पेपर का पॉइंट नहीं डाला। ठीक। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज अलाउड इन फाइनल ईयर विद प्रूफ। वो कह रहा है कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और आप प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आपके पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपका क्लियर हो गया है विद क्राइटेरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये पॉइंट भी इन्होंने डाला कि अगर मान लो आपने प्रूफ वगैरह नहीं दिया या आपने प्रूफ दे दिया, उसके बाद इंस्टीट्यूट की जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो जो आपने फीस पे करी होगी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपको रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वो कहता है कि अगर मान लो कोई बच्चा सीएमए ICMAI का इंटर लेवल पास कर लेता है या फिर CS एग्जीक्यूटिव पास कर लेता है, वो CA इंटर न्यू कोर्स में एडमिशन ले सकता है। CMA इंटर अगर आपका क्लियर है या फिर आपका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो आप CA के न्यू इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और इंटरमीडिएट की मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फीस इन्होंने कितनी रखी है? 25,000 रखी है। अभी मेरे ख्याल से 18 के आसपास होगी शायद, मे बी थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो अब इन्होंने मैक्सिमम फीस जो है वो 25,000 रख दिया, तो थोड़ा बहुत यहां भी मेरे हिसाब से बढ़ सकता है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 5 years फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक कन्वर्जन। भाई जब आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा लिया या आप एग्जिस्टिंग स्कीम से नई स्कीम में आ गए तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है या कन्वर्जन जो है वो वैलिड रहेगी अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन। 5 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो कह रहा है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट करा सकते हो एक बारी। भाई मान लो किसी बच्चे का 5 साल का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो खत्म हो गया। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन रीवैलिडेट कराना है, तो आप एक ही बार करा सकते हो। रीवैलिडेशन में वो कुछ आपसे चार्ज लेंगे, तो चार्जेस पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन एक बार अगले 5 years टर्म के लिए, अगले 5 साल की टर्म के लिए एक बार आप रीवैलिडेट करा सकते हो। ठीक सर, उसके बाद भी अगर मान लो वो वाली टाइम पीरियड भी खत्म हो गई, रीवैलिडेशन वाली टाइम पीरियड भी खत्म होगी, फिर क्या होगा? फिर आपको दोबारा नए तरीके से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक, ऑब्वियसली सर रीवैलिडेशन के चार्जेस रजिस्ट्रेशन चार्जेस से कम होंगे, इसलिए उन्होंने एक ही बार अलाउ किया है। अच्छा, इंटरमीडिएट का अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ऑटोमेटिकली आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, जो उन्होंने BAA डाला है, जैसे पहले ATC हुआ करता था, BAA है, तो वगैरह अगर आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो माना जाएगा आप BAA कोर्स के लिए भी रजिस्टर्ड हो गए हो। लेकिन BAA कंप्लीट करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, ये इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन की बात होगी। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक, इंटरमीडिएट का जो उन्होंने स्टडी पीरियड रखा है वो मिनिमम कितना रखा है? 8 महीने का स्टडी पीरियड रखा है कि भाई आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कैन गिव न्यू एग्जाम्स, मतलब कोई अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो नई स्कीम में एग्जाम दे सकता है। भाई रजिस्ट्रेशन नई स्कीम, ओल्ड स्कीम में कराया था, कन्वर्ट करा के वो नई स्कीम में भी एग्जाम दे सकता है। और एग्जामिनेशन फीस मैक्सिमम इन्होंने कितनी रखी है? 10,000 रखी है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत यहां बदलाव हो सकता है। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट हो गए। अब आता है फाइनल के रजिस्ट्रेशन की बात। फाइनल के रजिस्ट्रेशन की बात में वो क्या कह रहा है कि भाई इंटर पास स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर फाइनल। ऑब्वियसली भाई इंटरमीडिएट जिसने पास कर लिया वो फाइनल के लिए एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इंटरमीडिएट ओल्ड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फॉर न्यू फाइनल कोर्स,
कि भाई ओल्ड स्कीम में अगर किसी ने इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो वो फाइनल न्यू स्कीम में रजिस्टर करा सकता है, और ओल्ड फाइनल कैन कन्वर्ट टू न्यू फाइनल, कि भाई किसी ने पहले से ही ओल्ड फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा रखा था, अब वो न्यू फाइनल में अपने आप को कन्वर्ट करा सकता है बाय पेइंग सम चार्जेस एज द केस में भी। और फाइनल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है मैक्सिमम 40,000 इन्होंने रख दिया कि भाई 40,000 रुपए आपकी फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। ठीक है सर, ज्यादा है। आगे देखते हैं, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक कन्वर्जन, कि भाई आपने फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी वैलिडिटी 10 साल तक रहेगी। भाई जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया या आपने अपने आप को पुरानी स्कीम से न्यू स्कीम में कन्वर्ट कराया, तो आपकी जो वैलिडिटी रहेगी रजिस्ट्रेशन या कन्वर्जन रजिस्ट्रेशन की अंडर न्यू स्कीम, वो 10 साल तक रहेगी, 10 इयर्स तक रहेगी। और यहां पर भी रीवैलिडेशन अलाउड है, अनलिमिटेड टाइम्स आप रीवैलिडेट अपने आप को करा सकते हो। जैसे इंटरमीडिएट में तो उन्होंने बोला था कि रीवैलिडेशन एक ही बार अलाउड है, लेकिन फाइनल में वो कहते हैं कि जैसे ही आपके 10 साल का पीरियड खत्म होगा तो आप अगले 10 साल के लिए दोबारा रीवैलिडेट करा सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स तक करा सकते हो। यहां इन्होंने अभी कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है, हो सकता है हो जाए। ठीक है जी। अब फाइनल के एग्जाम की एलिजिबिलिटी कब बनेगी, ये सारी बातें फाइनल एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में, कि फाइनल का एग्जाम आफ्टर इंटर बोथ ग्रुप्स इज क्लियर, कि भाई फाइनल के एग्जाम की एलिजिबिलिटी कब होगी, जब आपका इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर है, प्लस 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 ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम मंथ, कि भाई जिस मंथ में आपका एग्जाम होना है, जिस मंथ में आपका एग्जाम ड्यू है, उसके प्रीसीडिंग 6 मंथ में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि उससे पिछले मतलब उससे 6 महीने पहले आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। भाई आपका एग्जाम होना है लेट से नवंबर में, तो 1 नवंबर से 6 महीने पहले, 1 नवंबर से 6 महीने पहले आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेट से आपका एग्जाम होना है जून में, तो जून से 6 महीने पहले आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपने एडवांस ICITSS का कोर्स कर लिया हो, भाई एक ITT या OP का प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें अब ITT 2 बार होती है, एक फाइनल के एग्जाम पे और एक इंटरमीडिएट के टाइम पे। तो ये एडवांस ITSS ये जो है, जो पुराने वाले ये है वही कोर्स है, तो वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। और एक इन्होंने यहाँ पर नया पॉइंट डाला है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम। मेरे ख्याल से ये ना कुछ वैसा ही होगा जैसे आर्टिकलशिप असेसमेंट टेस्ट होता है, शायद ये वही उसी टाइप का होगा, तो वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसमें भी इन्होंने कुछ पासिंग क्राइटेरिया इस बार अब डाला है। ठीक, और कोई अदर कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड, कोई और अदर कंडीशन है तो वो भी स्पेसिफाई वो कर देगा इंस्टीट्यूट। ठीक जी। देन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स कैन गिव फाइनल न्यू ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ट्रेनिंग, कि भाई आप एग्जिस्टिंग स्कीम में हो और अब आप फाइनल न्यू स्कीम में एग्जाम देना चाहते हो, तो क्राइटेरिया वही है कि आप अपनी आर्टिकलशिप के 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद एलिजिबल हो गए। तो यहां पर कोई फेरबदल नहीं है, वो एज इट इज ही है। और उसके बाद मैक्सिमम एग्जाम फीस अगेन सर वही 10,000 रुपए इन्होंने रखी है कि मैक्सिमम एग्जाम फीस 10,000 हो सकती है। उसके बाद अब एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। वो कह रहे हैं फाउंडेशन एग्जाम कैसे पास होगा, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड इन ईच पेपर फॉर पासिंग फाउंडेशन एग्जाम। क्राइटेरिया चेंज हो गया है। पहले क्राइटेरिया क्या है, अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है वो ये है कि हर पेपर में 40%, एग्रीगेट 50%। अब इनका ये कहना है कि हर पेपर में 50% आपको रिक्वायर्ड है टू क्लियर फाउंडेशन एग्जाम। बढ़िया है सर, थोड़ा स्टिकनेस कर दी इन्होंने। और नेगेटिव मार्किंग इन ऑल पेपर हैविंग MCQs, वो कह रहा है फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक जब जिस भी पेपर में MCQs हैं उन सब में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बढ़िया है सर, बढ़िया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों की बढ़ेगी। पहले तो MCQ आ रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, और MCQ में नेगेटिव मार्किंग डाली है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो ये तो किसकी बात होगी आपकी, फाउंडेशन पास करने की बात। अब आता है एक जो इन्होंने BAA डाला था कि अगर मान लो कोई बच्चा ड्रॉप कर देता है CA, तो वो BAA बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट ले सकता है। उसके लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया डाला है कि इंटर के आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाने चाहिए, प्लस आपका ICITSS का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। एडवांस वाली बात नहीं कर रहा, ये इंटर वाले ICITSS की बात कर रहा है, वो हो जाना चाहिए। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जानी चाहिए, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपकी हो जानी चाहिए, और जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम है वो भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और इसमें भी ये पैसे लेंगे कितने, 5,000 रुपए तक की मैक्सिमम फीस है, इसलिए मैंने यहाँ हंसने वाला स्माइली बनाया। 2 मिनट मुझे भी सांस लेने दो। ठीक, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी हम 5,000 रुपए तक की फीस ले सकते हैं, तो पैसे लेंगे वो। BAA क्लियर करने के बाद भी वो आपसे कुछ पैसे ले लेंगे, तभी वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये ठीक है सर। एक बहुत होता है सर, मान लो CA, हर कोई बंदा CA क्वालिफाई नहीं कर पाता, कुछ लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ड्रॉप आउट करने के बाद आपको एक
इंस्टीट्यूट BAA बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के नाम से एक सर्टिफिकेट दे देगा, सर मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। ATC की मेरे हिसाब से अभी तक इतनी कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन इसकी जरूर होएगी क्योंकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट वर्क करेगा। ठीक है जी। देन ATC कैन अप्लाई फॉर BAA। भाई कोई बंदा ATC है, ATC में मेरे ख्याल से ना ये क्राइटेरिया होता था कि आपका इंटरमीडिएट, शायद मेरे हिसाब से आई मे बी रॉन्ग, शायद ये था कि इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर हो गया हो और आर्टिकलशिप का 1 साल पूरा हो गया हो, फिर आपको ATC अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाता था। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि BAA का क्राइटेरिया थोड़ा इन्होंने अच्छा रखा है, बढ़िया रखा है, यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिलेगी, ऑटोमेटिकली नॉलेज मिलेगी तो आपका पैकेज भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो वो कह रहे हैं कोई बंदा अगर ATC है तो वो BAA के लिए भी अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड सम चार्जेस वगैरह अगर इंस्टीट्यूट डालेगा तो पे हो जाएंगे। ठीक, अब आता है, ये सब फाउंडेशन और BAA की बात होगी। अब आता है इंटरमीडिएट के पासिंग क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत चेंजेस है। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया तो सेम ही है, एग्जाम्शन में चेंज है। पासिंग क्राइटेरिया सेम कैसा है सर? वही जो पासिंग क्राइटेरिया चल रहा है कि हर एक पेपर में 40% चाहिए, एग्रीगेट आपको 50% चाहिए। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके दे रहे हो तो ग्रुप वाइज आपको 50% एग्रीगेट चाहिए और हर एक पेपर में आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप्स इकट्ठे दे देते हो तो आपको हर एक पेपर में 40% मिनिमम चाहिए और दोनों ग्रुप्स का मिलाकर आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो पासिंग क्राइटेरिया इंटरमीडिएट का सेम है। ठीक, अच्छा यहां पर इन्होंने क्या डाला है, ये मैंने थोड़ा सा ना अपनी भाषा में फटाफट लिख दिया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। वो कहता है कि अगर मान लो आपने इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप अर्लियर स्कीम में क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप आपका अर्लियर स्कीम में क्लियर हो गया, ठीक है जी। नाउ यू वांट टू गिव अदर ग्रुप इन द न्यू स्कीम, मान लो ग्रुप 1 आपका ओल्ड स्कीम में क्लियर हो गया और ग्रुप 2 आप नई स्कीम में देना चाहते हो, तो ग्रुप 2 में जो भी पेपर्स हैं उनमें से अगर कोई ऐसा पेपर है जो आप ग्रुप 1 में ओल्ड स्कीम में क्लियर कर चुके हो तो वो आपको ग्रुप 2 में दोबारा देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नहीं समझे? मान लो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो ग्रुप 1 में पहले जो पेपर थे, मतलब अभी जो पेपर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स, ठीक है जी। मान लो टैक्स को उठा के ग्रुप 2 में हम नई स्कीम में डाल देते हैं, तो मान लो ग्रुप 1 आपका क्लियर है तो सर टैक्स तो आप क्लियर कर चुके हो, तो ग्रुप 2 में जब जाओगे अंडर न्यू स्कीम तो आपको टैक्स का एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो एग्जाम्प्ट हो गया आपका। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो सर आप ग्रुप 2 में कोई ऐसा पेपर दे रहे हो जो आपका ग्रुप 1 में एग्जाम्प्ट था, जैसे टैक्स की बात करते हैं कि भाई टैक्स आपका एग्जाम्प्ट था, तो आप ग्रुप 2 में उसको देना चाहते हो तो वो एग्जाम्पशन आप अनलिमिटेड टाइम्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, ऊपर से ही बताइए सर मैंने आपको बातें, बाकी फाइनल रेगुलेशन आ जाने दो वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पशन रूल सेम है सर, एग्जाम्पशन रूल में कोई चेंज नहीं है, एक छोटा सा नीचे चेंज आएगा। एग्जाम्पशन रूल पहले क्या कहता था, पहले कहता था कि भाई एग्जाम्पशन को आप 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अभी भी यही है कि आप 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन अब छोटा सा इन्होंने प्रोवाइजो यहां पर क्या डाला कि अगर मान लो आपकी एग्जाम्पशन हो जाती है एग्जॉस्ट, अगर मान लो आपकी एग्जाम्पशन हो जाती है एग्जॉस्ट, खत्म होगी, 3 साल खत्म, 3 अटेम्प्ट आपके खत्म हो गए, नाउ अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फिर दोबारा उस एग्जाम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड मिनिमम 50% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रुप। क्या कह रहा है वो, जैसे कि ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, मान लो ग्रुप 2 में आपका टैक्स है, ऑडिट है और एफएम है, ये ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है, टैक्स है, ऑडिट है और एफएम है। ठीक, मान लो सर आपका टैक्स एग्जाम था, टैक्स आपका एग्जाम था, 3 साल तक आपने कैरी फॉरवर्ड किया और आपकी एग्जाम्पशन टैक्स की भी खत्म हो गई, ग्रुप 2 आपका क्लियर नहीं हुआ। ठीक, अब क्या होगा, वो कह रहा है अब आप टैक्स की एग्जाम्पशन को अगर दोबारा कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके बाकी बचे हुए दोनों पेपर में 50% मार्क्स आने चाहिए, तो आप एग्जाम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी एग्रीगेट 50% का क्राइटेरिया वो तो लगेगा ही लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भी 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड करी और क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा आपको वही पेपर दोबारा देना पड़ जाएगा और बाकी पेपर भी देने पड़ेंगे, और फिर वही पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट और एग्रीगेट 50%। लेकिन अब वो कह रहा है कि एग्जाम्पशन को अगर आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके बाकी बचे हुए पेपर में 50% मार्क्स आने चाहिए। तो ये एक सर बढ़िया पॉइंट है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी एज वेल एज फाइनल लेवल पे भी दोनों पर ही ये रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फाइनल का भी पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, जैसा चलता आ रहा है फाइनल का भी पासिंग क्राइटेरिया सेम है और एग्जाम्पशन का भी सेम है, बट एग्जाम्पशन में यही वाला नया पॉइंट आ गया कि भाई एग्जाम्पशन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट तक कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके बाकी बचे हुए पेपर में 50% मार्क्स आने चाहिए।
ठीक है जी, ओके। ये सारी बातें सर हमारी थी अबाउट एग्जामिनेशन, कि भाई रजिस्ट्रेशन, पास करना, स्टडी पीरियड, ये सब बातें कर ली। अब इन्होंने कुछ इसमें स्टाइपेंड में चेंज किया है। स्टाइपेंड में क्या चेंज किया है कि भाई अगर मान लो किसी सिटी में पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर की है, अर्बन सिटीज पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर की है, तो वहां पर स्टाइपेंड जो रहेगा वो पहले साल 4000, फिर 5000, फिर 6000। ठीक है जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा थर्ड ईयर इन्होंने क्यों दे दिया, क्योंकि जब आर्टिकलशिप भी 2 साल की है तो थर्ड ईयर का कोई मतलब बनता नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी से ही अप्लाई हो जाए, ये अपना जो स्टाइपेंड वाला रूल है ये अभी से भी अप्लाई हो सकता है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि अगर 20 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो 4000, 5000 और 6000। अगर 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है बट लेस देन 20 लाख तो 3000, 4000, 5000। और अगर पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से कम है तो 2000, 3000 और 4000। ये स्टाइपेंड का नया क्राइटेरिया है, कम है, अभी भी कम है, इंस्टीट्यूट को बढ़ाना चाहिए। ठीक, कि भाई 3 साल का टाइम पीरियड आर्टिकलशिप का अब कितना रह जाएगा, 2 साल का रह जाएगा। ठीक है जी, और इसको पढ़ते हैं। Provided that a candidate who are registered as an article assistant for a period of 3 years before coming into force these regulation shall be eligible to continue practical। ठीक है, वो कहता है कि अगर मान लो आप आर्टिकलशिप पुरानी स्कीम में ही रजिस्टर्ड हो, पुरानी स्कीम से ही आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, वही 3 साल की कर रहे हो, तो आपको सर 3 साल की ही पूरी करनी पड़ेगी। फिर आप आर्टिकलशिप को कन्वर्ट नहीं करा सकते कि मैं 2 साल में जाना चाहता हूं, नहीं सर। एक बार आपने 3 साल वाला पीरियड अगर सेलेक्ट कर लिया है, अभी अगर आप रजिस्टर हो गए आर्टिकलशिप के लिए, तो आपको पूरा 3 साल का ही टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा। ठीक, जो 2 साल के लिए रजिस्टर कराएगा उसके लिए ही रहेगा, मतलब जो नई स्कीम में रजिस्टर कराएगा उसी के लिए रहेगा। सिंपल सी बात है, आर्टिकलशिप में कन्वर्जन अलाउड नहीं है। 3 साल के लिए हो तो 3 साल ही पूरा करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो मिनिमम आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 15,000 मिलेगा। पहले शायद ये 10,000 था, अब इन्होंने 15,000 इन्होंने कर दिया है यहाँ पर। ठीक, ये जो बात हो रही थी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की, तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपको देना पड़ेगा। अ कैंडिडेट हु हैज पास्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एंड पास self-paced online module consisting of such number of modules in such manner as may be specified। मतलब अगर आपके बोथ ग्रुप सेंटर का क्लियर हो गया तब भी आप उसके बाद आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का ये जो अपना एग्जाम है ये भी पास करना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स बनाए जाएंगे कि भी आप अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स ईच मॉड्यूल में चाहिए। ठीक है जी, देखते हैं इसके ऊपर क्या इंस्टीट्यूट निकालता है पॉइंट। ये सर ट्रांसफर की बात आ गई है। यहां पर ट्रांसफर की क्या बात आती है कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सच ट्रेनिंग आर्टिकल बाय एग्रीमेंट बिटवीन द आर्टिकल एंड द प्रिंसिपल बी टर्मिनेटेड। भाई पहले साल में ट्रांसफर अलाउड था, आर्टिकल अगर छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है, प्रोवाइडेड कि एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन द आर्टिकल एंड प्रिंसिपल। वो कह रहे हैं सेकेंड ईयर में भी आप टर्मिनेशन ले सकते हो इफ आर्टिकल ऑप्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हो तो आप अपनी आर्टिकलशिप में ट्रांसफर ले सकते हो, या सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एज मे बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल। कि भाई अगर आपको कोई एक्सेप्शनल केस है कि भाई आपके लेट्स से एक्सेप्शनल केस क्या हो सकता है कि सर हमारे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया एक शहर से दूसरे शहर, पहले आप दिल्ली में आर्टिकलशिप कर रहे थे और आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया चेन्नई में, तो क्या करोगे सेकेंड ईयर में? तो सर ये एक नॉर्मल रीजन है, एक जेन्युइन रीजन है, तो यहां पर आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो। ये सर मेरे हिसाब से इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ये पहले भी था अभी भी है, लेकिन यहां पर इनको ना ट्रांसफर दोनों साल में अलाउ कर देना चाहिए। बाकी देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल को छुट्टी कितनी मिलेगी, छुट्टियों की बात हो रही है। वो कह रहे हैं हर साल में 12 दिन की छुट्टी दी जाएगी, तो 2 साल के पीरियड में 24 दिन की छुट्टी अलाउड है। ठीक है जी, और लास्ट में आपको यही पॉइंट कह रहा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, ये अगर किसी आर्टिकल ने पहली स्कीम में इस रेगुलेशन से आने से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है आर्टिकलशिप में, तो उसके ऊपर ये रेगुलेशंस के रूल अप्लाई नहीं होंगे, वो पुराने स्कीम के साथ पुराने रूल के हिसाब से ही काम करेगा। तो सर ये इंस्टीट्यूट ने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाई हैं जो एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो एक बार आपको जरूर रीड आउट करनी चाहिए, सो दैट आपकी क्लैरिटी बनेगी, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। अब पॉइंट आता है कि सर हमें डिसीजन कैसे लेना है। देखो सर, डिसीजन अभी कुछ नहीं लेना आपको, अभी जब तक ये रेगुलेशंस फाइनलाइज नहीं हो जाती, जब तक नई स्कीम सामने नहीं आ जाती, तब तक आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग को रिलैक्स रखना है और आप जैसे कर रहे हो काम वैसे करते चले जाओ। ठीक, आपको कोई फेरबदल अपनी चीजों में नहीं करनी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि सर मेरे को आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, मैं क्या करूं? क्या मैं नई स्कीम में जाऊं, 2 साल वाले में जाऊं, या मैं शुरू कर लूं? भाई साहब शुरू कर लो ना,
वेट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मान लो नई स्कीम आने में 1 साल लग गया, तो 1 साल तक खाली थोड़ी ना बैठे रहोगे, आर्टिकलशिप तो करनी पड़ेगी। घूम फिर के तो बात वही आ गई ना, 1 साल आप वैसे वेस्ट करोगे और वहां 1 साल बचाओगे, तो बात तो वही आ गई 3 साल की आर्टिकलशिप करो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अगर आप फाइनल में न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप करवा लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 साल की आप आर्टिकलशिप कर लो। फाइनल में अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो वो आप नई स्कीम आने के बाद करवा सकते हो, या अगर आपने करवा लिया है तो कन्वर्ट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर मान लो मैंने सीए फाइनल की कोई क्लास शुरू कर दी है, जनरली बच्चा स्टार्टिंग में एसएफएम का पेपर, एफआर का पेपर, कॉस्टिंग का पेपर ये उठाता है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आएगा। एफआर विल रिमेन एज इट इज, एसएफएम विल रिमेन एज इट इज। कॉस्टिंग में हो सकता है सर ये सब्जेक्ट उड़ा दें, वो देख लेंगे सर, वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन एफआर अगर एसएफएम ये दोनों आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसमें अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बस टॉपिक में ये हो सकता है कोई टॉपिक डिलीट हो जाए, कोई नया टॉपिक ऐड हो जाए, तो और इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आती है? तो सर आपको टेंशन नहीं बिल्कुल लेनी, ठीक, ये बातें सर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो अभी कोई डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आर्टिकलशिप का मैंने आपको बता दिया है, और जैसे पढ़ रहे हो सर पढ़ते चले जाओ। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। हालांकि मैं अभी डाउट को रिस्पॉन्स करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूट इन रेगुलेशंस को फाइनलाइज नहीं कर देता तब तक कोई डाउट को रिस्पांस देना या क्वेश्चंस की रिजॉल्व करना कोई फायदा मेरे हिसाब से लगेगा नहीं। एक बार इंस्टीट्यूट ये नई स्कीम को लॉन्च कर दे, फाइनलाइज कर दे, उसके बाद हम दोबारा बैठेंगे, लाइव सेशन लूंगा, दोबारा बैठेंगे और सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है जी। टिल देन अच्छे से इसको रेगुलेशन को रीड करिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।